रियासत से कुछ वजीफा मिलता है, थोड़ी सी जागीर है जिस पर हवेली के मुलाजमों के अलावा दूसरे अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उसने बताया कि हवेली से थोड़ी दूर एक तालाब वाला छोटा मंदिर है। वो सुबह के वक्त स्नान करने और पूजा करने अकेली तालाब पर गई थी कि कुछ डाकू अचानक घोड़ों पर सवार आ गए। उन्होंने उसे वहीं दबोच कर घोड़े पर डाला और ले गए। अपनी दास्तान मुख्तसरन सुनाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और इन डाकुओं के पास क्यों रहता हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम धर्मवीर है। मेरा इन डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं, बस यूँ समझ लो कि मैं भी इनमें फंस गया हूँ। मैं खुद जहाँ से फरार होने वाला था, अब तुमको साथ लेकर जाऊंगा। शकुंतला ने पूछा, इन डाकुओं ने तुम्हें मेरे पास किस लिए भेजा था? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने सर घुटनों पर टिका दिया और गहरी सांस लेकर कहने लगी, क्या मैं अपनी माता जी और अपने भैया जी के पास पहुंच सकूंगी? और मैंने चिराग की रोशनी में उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा तो मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगा। आगे जो होगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचने लगी। मैंने सुरुंग के धाने की तरफ देखा। सुरुंग के बाहर दिन की रोशनी में डाकू बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने शकुंतला से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से अपनी हवेली का रास्ता मालूम है? वो बोली, ये लोग मुझे कई जंगलों से गुजार कर यहाँ लाए हैं। इस वक्त रात हो गई थी। मुझे अगवा करने के बाद एक जगह छुपा कर रखा गया था। फिर जब रात का अंधेरा हो गया तो मुझे वहां से लेकर चले थे। इतना जात है, रास्ते में एक दरिया का पुल आया था और उस पुल पर से रेलगाड़ी गुजरी थी। इतना मुझे अंदाजा है कि मैं अपनी हवेली से 40-50 मील के फासले पर हूँ। दरिया के रेलवे पुल पर पहुंच जाऊं तो वहां से अपनी रियासत में पहुंच सकती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम खामोशी से बैठी रहो। इतना तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी इज्जत पर कोई शख्स हमला नहीं करेगा। मैं आज या कल रात को किसी भी वक्त आऊंगा और यहाँ से फरार हो जाएंगे। मैं खामोशी से उठा और सुरुंग में बाहर की तरफ चल पड़ा। अब मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि मेरे पास पैसे होते हैं या नहीं। मैं इस पढ़ी लिखी शरीफ लड़की की इज्जत इन डाकुओं से हर हालत में बचाना चाहता था। लड़की ने मुझे बता दिया था कि उसके भाई के पास 1 लाख रुपया नहीं है, क्योंकि उनकी सारी जायदाद और जमीनें साहूकार के पास पहले ही गिरवी रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि डाकू और उनके वो साथी जो शकुंतला को अगवा करके लाए थे उसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे और वो जैसा कि उसने कहा है खुदकुशी कर लेगी। मेरे ज़मीर ने यह गवारा न किया कि एक लड़की की इज्जत दरिंदों के हाथों बर्बाद हो रही हो और मैं खामोश तमाशाई बना रहूं। मैं बाहर दरख्तों के पास आया तो लक्खू चारपाई पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, क्या कहती है लड़की? मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, लक्खू काका, लड़की पढ़ी लिखी जरूर है मगर बड़ी जिद्दी है। अभी अपने घर खत लिखने पर राजी नहीं हो रही, पर तुम फिक्र ना करो, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे राजी कर लूंगा। लक्खू हंसने लगा। अरे सुना है इनकी बड़ी हवेली है, जमींदारी है, जमीन बेचकर भी वो लोग लाख रुपया दे सकते हैं। क्या इन्हें अपनी लड़की की इज्जत नहीं चाहिए? मैंने कहा, दादा मुझे 2-1 दिन की मोहलत दे दो। इस दरमियान में तुम लोग अपने तौर पर भी लड़की के घर वालों से बात करते रहो। लक्खू सिगरेट का कश लगाकर कहने लगा, चलो हमें क्या, रुपया नहीं देते तो ना दें, हम पहले तो खुद लड़की से ऐश करेंगे, फिर बंबई ले जाकर बेच देंगे इसे। रामू चूल्हे के पास कुछ दूर बैठा था। लक्खू ने रामू से ऊंची आवाज में कहा, ओ रामू, दारू का बंदोबस्त करके रखना, आज रात को सभा जमेगी। लक्खू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू तुम दारू जरूर पीते होगे, आज रात तुम्हें खालिस बरगद की छाल का दारू पिलाएंगे। मैंने जल्दी से कहा, नहीं लक्खू दादा, मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, दारू पी लिया तो तबीयत फिर बिगड़ जाएगी, चलो तुम्हारी मर्जी। वो उठकर रामू के पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। आज रात ये डाकू लोग शराब और कबाब की महफिल गर्म करने वाले थे। इसका मतलब था कि आज की रात फरार होने के लिए बड़ी मौजू थी। उसके बाद खुदा जाने ये मौका मिलता है या नहीं। चारपाई पर बैठे बैठे मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। ये लोग अपने घोड़े नीचे दरख्तों के साये में बांधते थे। नीचे उस तरफ से भी रास्ता जाता था और उस जानिब से भी रास्ता जाता था, जिस जानिब वो सुरंग थी जिसमें शकुंतला को कैद किया गया था। मुझे उसी तरफ से रात को शकुंतला को निकालना था। इसके लिए जरूरी था कि मैं घोड़े पहले उस तरफ वाले दरख्तों से खोलूं और फिर उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊं। घोड़ों का ख्याल मुझे इसीलिए आ गया था कि इस जंगल को मैं देख चुका था। ये बड़ा घना और दुश्वार गुजार जंगल था। झाड़ियां दरख्तों में और दरख्त झाड़ियों में उलझे हुए थे। आती दफा मुझे लक्खू और उसके साथी जिस रास्ते से लाए थे वो कोई शॉर्टकट रास्ता था। वहां से भी घोड़ों पर बैठकर ही आसानी से गुजरा जा सकता था। ये ग्वालियर झांसी रेंज के वस्त हिंद के जंगल थे जो जंगली परिंदों और दलदलों, बरसाती नालों, घाटियों और हशरातुल अर्ज से भरे हुए थे। अगर मैं शकुंतला को लेकर चलता हूँ और कुछ देर बाद यहाँ किसी को हमारे फरार का इल्म हो जाता है तो ये लोग जंगल के भेदी होने की वजह से हमें रास्ते में ही पकड़ सकते थे। जरूरी था कि यहाँ से फरार होने के बाद जितनी जल्दी जितनी दूर निकल सकें निकल जाएं। इसके लिए घोड़े बेहतरीन सवारी थे।
वो घनी झाड़ियों से भी इंसानों की निस्बत ज्यादा तेजी से निकल सकते थे और खुली जगह पर हम उन्हें दौड़ा भी सकते थे। खतरा अगर था तो ये था कि घोड़ों को पकड़ते और सुरंग की दूसरी तरफ लाते वक्त वो जोर से हिनहिनाना और टापे मारना ना शुरू कर दें, क्योंकि मैं उनके लिए अजनबी था। शाम हो गई तो डेरे में दरख्तों के नीचे शराब और कबाब की महफिल का इहतमाम शुरू हो गया। दोनों चूल्हों पर जंगल से मारकर लाए हुए हिरन का गोश्त पकने लगा। रामू दोपहर को ही किसी करीबी गांव से बरगद के छाल की शराब लेने चला गया था। शाम को आया तो कपड़े में 6 बोतलें बांधकर घोड़े के आगे रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर हमें आज रात ही निकलना है तो क्यों ना शकुंतला को जाकर खबरदार कर दूं कि वो तैयार रहे, हम आज रात भाग रहे हैं। मैं आसानी के साथ उससे मिल भी सकता था। मैंने लखू दादा से कहा कि मैं लड़की के पास जाकर एक बार फिर दबाव डालकर कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर वालों के नाम खत लिख दे। लखू खुश होकर बोला, ठाकुर बाबू, ये बड़ा नेकी का काम है, इसमें लड़की का ही भला है, वरना उसकी बोटी भी उसके घर वालों के हाथ ना आएगी, सारी उम्र अपनी बेटी के लिए रोते रहेंगे। मैंने अपने दिल में कहा, मेरे खुदा ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सुरंग की तरफ जाने लगा तो लखू बोला, उसे बता देना कि कल अगर उसने खत लिख कर न दिया तो फिर उसके साथ वो सलूक शुरू हो जाएगा जो तमाम तमाशबीन बदमाश औरतों के साथ करते हैं। हाँ जाओ, सुबह मैं गांव से बड़े कागज और पेंसिल भी मंगवा लूंगा, जहां हमारे पास कागज नहीं है, कोई पेंसिल कलम भी नहीं है। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, कल तुम्हें लड़की का खत मिल जाएगा। लखू खुश खुश उस तरफ चल दिया जिधर दरख्तों के नीचे दरी बिछी थी। शराब की बोतलें रख दी गई थीं और कांसी के छोटे गिलास भी आ गए थे। तकरीबन सारे आदमी वहां जमा एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और गोश्त पकता देख रहे थे। मैं खामोश जैसे बादल नखास्ता चलता सुरंग की तरफ गया। सुरंग के बाहर एक डाकू बराबर पहरे पर मौजूद था। मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, उससे मैं बड़ी आसानी से रात के वक्त काबू कर सकता था। अगर मुझे कमांडो ऑपरेशन करना होता तो ये सारे लोग मेरे सामने कोई रुकावट नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा ईसार किया था, खा अपने लालच के लिए ही सही, लेकिन मैं उनके हुस्न सलूक और मेहमान नवाजी का बदला इन लोगों की गर्दनें तोड़कर नहीं देना चाहता था। सुरंग के बाहर पहरा देने वाले ने मुझे देखा और खामोश रहा। मैं सुरंग में चला गया। शकुंतला सफ पर दीवार की तरफ मुंह किए पड़ी थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर जल्दी से उठ बैठी। चिराग जल रहा था। मुझे देखा तो चेहरे की परेशानी पदरे दूर हो गई। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, हमें आज रात किसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। वो चेहरे पर आई हुई बालों की लठ हाथ से हटाती हुई बोली, क्या सच? मैंने कहा, हाँ। ये लोग रात को शराब की महफिल गर्म कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये लोग आधी रात तक शराब के नशे में धुत हो जाएंगे। बस उसी लम्हे हम जहां से फरार हो जाएंगे। जब मैंने उसे बताया कि हम उनके 2 घोड़े भी साथ ले लेंगे तो वो कहने लगी, घोड़े शोर तो नहीं मचाएंगे। मैंने कहा, मैं उन्हें काबू कर लूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यहाँ से हमें किस तरफ को जाना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर मैंने उसे हाथों के इशारे से समझाया कि उस तरफ नॉर्थ यानी शुमाल है, इस तरफ साउथ है, और उस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट है। वो वेस्ट की तरफ हाथ करके बोली, हम उस तरफ जाएंगे। मुझे इतना मालूम है कि जिस रात ये लोग मुझे अगवा करने के बाद लेकर निकले थे तो आसमान पर सितारों को मैंने देखा था। मेरी समझ के मुताबिक ये लोग मुझे ईस्ट की तरफ लेकर चले थे। ओके, मैंने उठते हुए कहा, मैं अब आधी रात के बाद किसी भी वक्त आ सकता हूँ, तुम तैयार रहना। ओके, शकुंतला ने कहा और आंखों ही आंखों में जैसे मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैं सुरंग से निकलकर वापस आ गया। अभी शाम का अंधेरा नहीं छाया था। मैं रात होने से पहले उस पगडंडी का जायजा लेना चाहता था जहां से घोड़ों को लेकर मुझे सुरंग की दूसरी तरफ जाना था। जब मैं सहन की पथरीली सीढ़ी उतरकर नीचे जिधर घोड़े बंधे हुए थे जाने लगा तो लखू ने मुझे देख लिया। बोला, बाबू कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं भूल ही गया था कि मैं लखू को ये कहकर शकुंतला के पास गया था कि मैं उसे खत लिखने के बारे में दबाव डालने जा रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, दादा मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, तुम्हें मसरूफ देखा तो सोचा पहले जरा नदी पर जाकर हाथ मुंह धो लूं। उस वक्त लखू दरी पर अपने डाकू साथियों के पास बैठा बातें कर रहा था और सिगरेट फूंक रहा था। मैं जल्दी से उसके पास चला गया। क्या कहती है राजकुमारी? मैंने कहा, दादा तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। लड़की खत लिखने पर राजी हो गई है। कल 1-2 कागज और पेंसिल कहीं से मंगवा लेना। लखू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर दबाते हुए कहा, बाबू आखिर पढ़े लिखे हो, तुम्हारी पढ़ाई का जादू चल गया। अरे रामू रे, कल बंजरिया को गांव भेजकर कॉपी पेंसिल मंगवा लेना। रामू चूल्हे के पास बैठा हंडिया में डोई हिलाते हुए बोला, मंगवा लूंगा दादा, तुम दारू की बोतल खोल दो, गोश्त तैयार हो गया है। लक्कू ने कहा, जरा सूरज तो छुप जाने दो, उसने देख लिया तो भगवान के आगे जाकर सारी शिकायत करेगा कि हम दारू पीते हैं। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, बाबू नीचे नदी पर जाओगे? मैंने कहा, हाँ दादा, जरा हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। उसने एक आदमी को आवाज देकर कहा, अरे भगवारे, जा रे बाबू का नीचे जाकर नदी पर मुंह धुला दे। ये लोग बराबर मेरी निगरानी करते रहे थे। इनके नजदीक मैं भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, क्योंकि इनके ख्याल में मेरे पास सोने की दलियों वाली हंडिया का राज था। एक डाकू मेरे साथ हो गया। उसने कांधे पर बंदूक डाल रखी थी। वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था।
नीचे एक खुली जगह पर दरख्तों के नीचे 6-7 घोड़े बंधे घास खा रहे थे। मैंने देखा कि वहां से एक छोटी सी पगडंडी टीले के नीचे बल खाती हुई सुरंग के दूसरे रास्ते की जानिब निकल गई है। मुझे रात को घोड़े लेकर इस पगडंडी से गुजरना था। मैंने नीचे नदी पर जाकर हाथ मुंह धोया, ठंडा पानी पिया और वापस हो लिया। वापसी पर भी मैंने जाए वारदात का सरसरी जायजा ले लिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। जब रात हो गई तो इन लोगों की धमा चौकड़ी शुरू हो गई। शराब की बोतलें खुल गईं, शोर शराबा मचने लगा। मैं इस ख्याल से झूपड़ी के अंदर जाकर लेट गया कि बाहर रहूंगा तो लक्खू जरूर मुझे शराब पीने पर मजबूर करेगा, और मैं शराब को हाथ नहीं लगाना चाहता था। थोड़ी देर बाद उनके हाव हू की आवाज़ें बुलंद से बुलंदतर हो गई थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी, वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे वक्त मालूम करने की ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो इन लोगों के शराब में धुत होने का इंतज़ार कर रहा था। बाहर से ढोलक बजने और गाने की आवाज़ आने लगी। ये धमा चौकड़ी काफ़ी देर तक जारी रही। इतने में एक आदमी मेरे लिए रोटी और हिरन का भुना हुआ गोश्त लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा, सुरंग में जो लड़की कैद है उसको भी खाना दिया है या नहीं? वो बोला, उसको तो 2 घंटे पहले ही दे आया था। सरदार ने कहा, अगर शराब पीनी हो तो आ जाओ। मैंने कहा, सरदार से कहो शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है और सुबह उठकर मुझे लड़की से खत भी लिखवाना है। खत लिखवाने की बात मैंने इसलिए की थी कि ये सुनकर लक्खू मुझे शराब पीने पर मजबूर नहीं करेगा, ताकि मैं सुबह होशमंदी की हालत में लड़की से ठीक ठीक खत लिखवा सकूं। वो आदमी चला गया। मैंने चारपाई पर बैठकर खाना खाया। मिर्चें बहुत थी। पानी पिया और सिगरेट सुलगा कर लेट गया। ये सिगरेट मुझे लक्खू ने दिए थे। भारतीय सिगरेट थे, बड़े सख्त और घटिया थे, मगर मुझे सब कुछ खा पी कर हजम कर लेने की तरबियत दी गई थी। मैं आला से आला और घटिया से घटिया सिगरेट पी सकता था और मेरा गला खराब नहीं होता था। आदमी को सख्त जाने की आदत डालनी थी। नाजुक मिजाज बने रहने से आदमी की मदाफियत की कुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। यह ज़रूर है कि आदमी को हलाल हराम का फ़र्क ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं चारपाई पर लेटा सिगरेट पी रहा था, मगर मेरे कान बाहर की आवाज़ों पर लगे थे। शराबियों ने खूब शोर मचा रखा था। शायद वो किसी आदमी से नंगा डांस करवा रहे थे। जैसे जैसे रात गुजर गई उनकी आवाज़ें ख़त्म होना शुरू हो गईं। अब बाहर से किसी किसी वक्त किसी की आवाज़ आ जाती कि फ़ुलां कहाँ है, फ़ुलां ने बोतल कहाँ छुपाई है। मुझे और दारू दे रामूरे। कुछ और वक्त गुजर गया। बाहर गहरी खामोशी छा गई। मैं आहिस्ता से उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गया। मैंने देखा दरख्त की शाख के साथ लटकी हुई लालटेन जल रही थी। नीचे दरी पर शराब में धुत सारे आदमी बेहोश पड़े थे। कोई इधर पड़ा था, कोई उधर। मैंने गौर से माहौल का जायजा लिया। वहां ना कोई आवाज़ थी और ना कोई पहरेदार किसी जगह बैठा या चलता हुआ नजर आया। मैं दबे पांव बड़ी एहतियात के साथ बाहर निकलने के बजाय यूं बेनियाजी से झोंपड़ी से निकलकर पत्थर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जैसे मामूल के मुताबिक नीचे नदी पर पानी वगैरह पीने जा रहा हूं। मगर मेरी आंखें चौकस थीं और मैं चारों तरफ नजरें घुमाकर एक एक चीज का जायजा ले रहा था। ये लोग मुझसे दूर दरी पर धुत पड़े थे। उनमें लक्खू भी होगा, इस ख्याल से कि अगर वो थोड़ी होश में होगा तो मुझे नीचे जाता देखकर जरूर आवाज देगा। मैं सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया और फिर यूं ही टहलने लगा। टहलता टहलता मैं लालटेन के पास आ गया। मुझे एक तरफ से कटकट की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा, चूल्हे के पास एक बिल्ली बैठी हड्डियां चबा रही थी। ये सब लोग बेहोश पड़े थे। मैंने देख लिया इनमें रामू और लक्खू भी थे। उनकी बंदूकें और राइफलें एक तरफ दरख्त के साथ लगी हुई थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि एक राइफल या बंदूक भी साथ लेनी चाहिए, रास्ते में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं दबे पांव उठाता उस दरख्त की तरफ गया जहां बंदूकें और राइफलें रखी हुई थीं। गोलियों की बेल्टें भी दरख्तों की शाखों के साथ लटकी हुई थीं। मैंने एक राइफल उठा ली। मैगजीन की बेल्ट उसके साथ ही लटक रही थी। राइफल 303 की थी। उस जमाने में उस राइफल का शिकारियों और डाकुओं के यहाँ बड़ा रिवाज था। मैंने जल्दी से राइफल उठाई, मैगजीन की बेल्ट कांधे पर डाली और सीढ़ियां उतरकर नीचे उस जगह पर आ गया जहां घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों पर जीनें पड़ी थीं और वो खामोश खड़े थे, जैसे खड़े खड़े सो गए हों। पहले ख्याल आया कि 2 घोड़े ले चलूं, फिर सोचा कि 2 घोड़े शोर न मचाएं, एक घोड़ा ही काफी होगा। लड़की को पीछे बिठा लेंगे। हमें घुड़दौड़ की रेस में तो हिस्सा नहीं लेना, बस जंगल ही पार करना है। खतरा था कि घोड़े को अजनबी आदमी के हाथ का लम्स महसूस हुआ तो वो कहीं बिदक ना जाए। इसके लिए मैं बड़े आराम से एक घोड़े के पास गया और बड़ी मोहब्बत से उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। घोड़े ने जरा सा गर्दन को छाड़ा, खरखर किया और फिर खामोश हो गया। वहां अंधेरा था, कोई लालटेन वगैरह नहीं जल रही थी, मगर मुझे झाड़ियों के पीछे टीले के नीचे जाती पगडंडी की धुंधली बल खाती लकीर नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से घोड़े की बाग दरख्त की शाख से खूली और बड़े आराम से घोड़े को लेकर झाड़ियों में से गुजरने लगा। मैं उसे इस ख्याल से पगडंडी पर न लाया कि उसकी टापों की आवाज़ पैदा होगी और मुमकिन है आसपास कोई डाकू सो रहा हो और वो बेदार हो जाए। ये मेरी इंतहाई एहतियात थी। कुछ दूर घोड़े को झाड़ियों और घास में चलाने के बाद आगे जाकर उसे ऊपर चढ़ाकर पगडंडी पर ले आया।
जहां टीले के पीछे जो सुरंग थी उसकी एक पतली सी पगडंडी ऊपर से नीचे आ रही थी। मैंने घोड़े को उसी जगह एक झाड़ी में बांधा, अपनी राइफल उतार कर घोड़े पर डाली और चढ़ाई चढ़कर टीले के सुरंग के थाने की दाएं जानिब आकर रुपया। जो डाकू रात को सुरंग के बाहर पहरा देता था वो अंधेरे में मुझे पत्थर से टेक लगाकर बैठा धुंधला धुंधला नजर आ रहा था।